नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, अभी हम मौजूद हैं हाथीदह बुजुर्ग पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मुखिया और मुखिया संघ के अध्यक्ष शशि शंकर शर्मा उर्फ गुड्डी सिंह जी। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरे पंचायत को लेके कि कितना कार्य हुआ, एक साल में कितना विकास हुआ, कौन कौन योजनाएं धरातल पर आई। आपको हम बता दें कि ये समाज सेवी हैं, जनता के बीच हमेशा बने रहते हैं और पहली बार जीत के जो है जनता के स्नेह और प्यार से जो है मुखिया बने हैं। तो हम इनसे बात करते हैं और अपने माध्यम से जो है आपको सारी योजनाओं पर चर्चा करते हुए बताते हैं और अपने माध्यम से आला अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक भी हम उन योजनाओं पे, उन कार्यों को, उन समस्याओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिससे और बेहतर कार्य, बेहतर विकास जो है पंचायत में हो सके। नेशन 24 में आने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल है, जनता ने स्नेह और प्यार से जो है सर आपको पहली बार जीत हासिल करा है और आगे का वो कौन कौन से विकास है जो अब शुरू हो चुके हैं जो पहले नहीं? देखिए, पिछले 20 वर्षों में उसको कहा जाए कि पंचायती राज का जो सिस्टम है इसका पार्ट 2 तो जब शुरू हुआ और उस समय से हमारी प्रज्ञा चेतना कुछ काम करने लगी। हमने किताबों के माध्यम से भारतीय संविधान में जो सिस्टम बनाया गया उसके तहत सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के लिए गांव के गली में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी को पहुंचाई जाए, इसलिए गांधी जी के सपनों का भारत को बनाने के लिए पंचायती राज की अवगाहना की गई। तो पिछले 20 वर्षों में हमने देखा कि जिस उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था को कायम किया गया है यह अपना रास्ता भटक चुका है, अपने मूल सिद्धांतों से काफ़ी दूर जा रहा है और कुल मिला के पंचायती राज व्यवस्था के जो मुखिया होते हैं और जो काम करने की जिम्मेवारी जनता जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जिनको सौंपती है वो इसका दुरुपयोग करते हुए इसको एक व्यवसाय बनाते चले गए। तो हम चूँकि इस हाथीदह की धरती पर पैदा हुए हैं और हाथीदह की जो वेदना उसने मुझे प्रेरित किया कि यह पद के रूप में नहीं, एक जिम्मेवारी के रूप में इसको अपने कंधे पर एक बार लिया जाए और लोगों को ये समझाया जाए कि यह सेवा का मार्ग है और सेवा किस प्रकार से किया जाता है। तो जब मैं चुनाव में गया था तो बहुत स्पष्ट चीज़ों के साथ मैंने कहा कि शैक्षणिक हाथीदहवाद, बौद्धिक हाथीदहवाद और सांस्कृतिक हाथीदहवाद, इसी तर्ज पर मैंने लोगों से समर्थन मांगा और लोगों ने भरपूर प्यार दिया। आज मैं आपके सामने पिछले लगभग 1.25 वर्षों से मुखिया के रूप में काम कर रहा हूँ और अपने दायित्व का भरसक निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ। 1.25 वर्ष में आपने कौन कौन सी योजना है जो धड़ाधड़ जमीन पर उतारे और उस काम को पूरा भी किया? देखिए, मैं नहीं समझता कि नली, गली और सड़क बना देने से विकास समग्रता में समाज के सामने प्रस्तुत हो जाए। इसका 2 पार्ट, एक तो सैद्धांतिक रूप से और बौद्धिक रूप से विचारों में विकास होना चाहिए। आज जो मॉडर्निटी के नाम पर हेमोडेस्टी का खेल हो रहा है ये कहीं न कहीं सांस्कृतिक प्रदूषण को दर्शाता है। तो हमको वहाँ भी रुकना पड़ेगा, हमको वहाँ भी छन्ना पात्र लगाना पड़ेगा और सांस्कृतिक विकास, चारित्रिक विकास और बौद्धिक विकास के साथ जिस समाज का निर्माण होगा, मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के हिसाब से सच्चा विकास होगा। रह गई कि 15 वित्त, 6 फाइनेंस, राज्य सरकार का, मनरेगा का और अभी इस वर्ष हमारे मुखिया बनने के बाद स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम कचरा प्रबंधन का आया है। उसको तो कचरा प्रबंधन का काम जो है वो हमारे पंचायत के 13 वार्ड में, हाथीदह बुजुर्ग पंचायत 13 वार्डों को मिला के बना हुआ एक पंचायत है। 13 वार्डों में चल रहा है। प्रत्येक दिन कचरा उठाव का काम हर घर से हो रहा है और कुछ जगहों से इसमें हम लोगों को 30 रुपये की वसूली एक परिवार से लेनी है। तो इस महीने से हमने उसका भी प्रारंभ किया है और 10-20% लोग उसमें सहयोग भी करना शुरू कर दिए हैं। आगे हम लोगों का लक्ष्य है कि सभी घरों से प्रत्येक महीने में 30 रुपये की उगाही की जाए। चूँकि इसमें 1 वर्ष का जो हम लोगों को सपोर्ट सरकार के तरफ से था, जो कचरा उठाने वाले हमारे कर्मी हैं उनको 3000 रुपये की पगार दी जाती है। तो आगे उसका रिक्शा वगैरह का मेंटेनेंस है, फॉग मशीन है और भी झाड़ू देना है, इस तरीके का चीज़ें हैं इसमें। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। 15 वित्त में हम सबसे पहले पूरे पंचायत के सभी नालों की उड़ाही का काम, चूँकि जल जमाव पंचायत के अंदर एक बड़ी समस्या थी,
तो उसका काम हमने लिया, जहाँ नाले पर ढक्कन नहीं लगा हुआ था और काफ़ी आवाजाही का वहाँ पर रास्ता बना हुआ था लोगों के बीच में, रहवासियों के बीच में। उस खुले नाले के वजह से बहुत सारा प्रदूषण फैल रहा था। उन जगहों पर हमने ढक्कन डलवाने का काम किया। कुछ नाले की कनेक्टिविटी नहीं बनी हुई थी, उसको जोड़ने का प्रयास किया। तो मेरा पहला लक्ष्य था कि हमारे पंचायत से जो गंदा पानी है उसके निकासी की सबसे पहले व्यवस्था की जाए। तो जल निकासी की व्यवस्था हमारे प्रारंभिक लक्ष्य में था, हमारी प्राथमिकता में था और वह आवश्यक भी था। तो उस दिशा में काम हुआ। 6 फाइनेंस से हमने 2 सड़क जो पिछले 25 वर्षों में काफ़ी बेस्ट सड़कें रही है, लेकिन कुछ आपसी झगड़े की वजह से और कुछ धन के अभाव में काम नहीं हो पा रहा था। उस 2 मुख्य सड़क को पंचायत का हमने 6 फाइनेंस से बनाने का काम किया। इसके साथ साथ विद्यार्थी के बीच में, छात्रों के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा हो और एक शैक्षणिक माहौल बने, इसके लिए हमने बजट से बाहर जन सहयोग से एक व्यवस्था बनाई कि हमारे पंचायत में 10th और 11th के जो विद्यार्थी अच्छे मार्क्सों से अपना प्रथम स्थान प्राप्त कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को हमने प्रोत्साहित करने के लिए एक छोटा सा पंचायत लेवल का स्कॉलरशिप और उसके साथ साथ उनको मेडल और प्रशस्ति पत्र देने का एक प्रोग्राम जो हर एक वर्ष काम करेगा, इसको शुरू किया। आगामी 1 अप्रैल से उसको 2 अप्रैल आप मानिए, 2 अप्रैल से हम एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर 10th के विद्यार्थियों के लिए और 11th के विद्यार्थियों के लिए देने जा रहे हैं, जिसमें न केवल हाथीदह पंचायत के बल्कि इस क्षेत्र के जो भी स्टूडेंट हैं जो आर्थिक कारणों से कहीं न कहीं अपने आप को अच्छी शिक्षा से जोड़ने में असमर्थता जिनके परिवार को है, वैसे बच्चों के लिए एक कोचिंग सेंटर भी काम करने जा रहा है। तो इस तरह की ढेर सारी योजनाएं शिक्षा पे भी आप पहल कर रहे हैं। निश्चित रूप से चूँकि मैं हमारा जो विद्यार्थी जीवन था तब से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का रहा हूँ, सदस्य रहा हूँ और उसमें कॉलेज प्रेसिडेंट और नगर मंत्री और विश्वविद्यालय प्रमुख तक की जिम्मेवारी हमारे ऊपर रही थी। तो मैंने उस समय से इंटर के स्टूडेंट के लिए एक कैप्सूल कोर्स 100 डेज का चलाते आया और उस बीच में हमने देखा था कि इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है। तो जब मैं विद्यार्थी जीवन समाप्त करके गांव आया और तब मुझे चुनाव से भी कोई मतलब नहीं था, उस ज़माने में भी 5 वर्षों तक हमने 5 कोचिंग सेंटर कैप्सूल कोर्स के नाम से मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए चलाया था। बीच में हमारी आर्थिक अवस्था कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि उसमें शिक्षक जो होते हैं क्षेत्र के बहुत ही चुनिंदे शिक्षक होते हैं और वो पेबल होते हैं, तो उनको पे करना पड़ता है। जो स्थान हम लोग लेते हैं वो रेंटल होता है और वहाँ की व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है, तो एक मोटा खर्च होता है हर एक वर्ष उसमें। तो बीच में हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी, तो 4-5 वर्ष तक ये काम मेरा रुक गया था, लेकिन ये टीस मेरे मन में हमेशा बनी रहती थी। फिर जैसे ही हमारी स्थिति ठीक हुई हमने उसको लगातार शुरू किया। जल योजना की क्या स्थिति है आपके पंचायत में, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हर घर स्वच्छ जल पहुँचे? इस पर मैं 2 बात कहना चाहूँगा। एक तो हमारा पंचायत जो है ये PHED से आच्छादित है और यहाँ मुखिया का कोई रोल होता नहीं, लेकिन PHED का बिहार सरकार का जो काम करने का रवैया और तरीका है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। बहुत ही खराब स्थिति में जल नल योजना है। कोई मोटर जल गया तो 4 दिन कोई देखने वाला नहीं है, कहीं लीकेज आ गया तो सप्ताह भर वैसे पानी बर्बाद हो रहा है। कई जगह पर तो ऐसा होता है, चूँकि हम प्रधान हैं, लोगों का दबाव होता है और अपनी भी नैतिकता होती है कि अपने खर्च पर या वहाँ के रहने वाले मोहल्ला के लोगों से चंदा करके हम लोग उसको रेक्टिफिकेशन के लिए प्रयास करते हैं और कई बार ऐसा मामला आ चुका है। तो हम आपके माध्यम से बिहार सरकार के PHED डिपार्टमेंट से आग्रह करना चाहेंगे कि निश्चित रूप से इस तरह के मामलों पर वो ध्यान दें। अब उसके जो कर्मी हैं जो मोटर चलाने का काम पंप हाउस में कर रहे हैं, 3-3 वर्ष से उनका पेमेंट नहीं हुआ है। अब मानवता के आधार पर अगर मैं उनको कुछ बोलता हूं तो वो अपना रोना गाना शुरू कर देते हैं। तो हमने एग्जीक्यूटिव से, JE से और उसके संबंधित जो संवेदक और ठेकेदार हैं उनसे कई मरतबा बात की है, लेकिन सभी अपने स्टाइल में हैं, इसका बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अभी पिछले सप्ताह से हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना शुरू किया है और उस पर अपना लेटर पैड लगाते हुए
हमने उनको पत्र के माध्यम से इसको सूचित करने का काम शुरू कर दिया है। देखिए, हम लगातार आप सोचते होंगे कि हमारे जब कहीं मैं साक्षात्कार करता हूं तो एक सवाल जो पीएचडी से जुड़ा हुआ जो करता हूं, ये जानने की कोशिश करता हूं कि जनरल योजना का कार्य कैसे संपन्न हुआ उस पंचायत में। तो जब भी बात होती है तो सामने आती है पीएचडी की बात। हम लगातार सवाल पीएचडी पे इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देखिए, पीएचडी के जो कार्य किए गए हैं, लगभग 1500-1800 मतलब पंचायतों में मैं घूमा हुआ, जहाँ भी पीएचडी काम किए, कहीं भी दुरुस्त नहीं है। हर जगह लगता है जैसे कमीशन खोरी घोटालेबाजी हुई है, जिस कारण से कहीं टंकी नहीं है, कहीं पे मोटर जला है, कहीं देखरेख की सुविधा नहीं है, कहीं कुछ भी है, जबकि सारा कार्य उनको करना है और हर घर तक माननीय मुख्यमंत्री जी का जो महत्वाकांक्षी योजना है हर घर तक पहुंचाना है। पर जो स्थिति है पीएचडी के द्वारा किए गए, मुझे लगता है जैसे कि इससे बड़ा उदासीनता शायद पंचायत में और कोई योजना में नहीं होगा जितना बड़ा पीएचडी द्वारा जल नल योजना में कार्य किया गया है। आगे भी हम बने रहेंगे और हम सुनाएंगे और भी कहानी है। एक 16 तारीख को आप लोग गए थे विधानसभा घेरने जी, कौन कौन से मुख्य मांगे थी जो लगता है कि सच में सरकार जो है हिटलर बनी है इस सब मामले को लेकर? देखिए, ये तो दुर्भाग्य है कि बिहार के मुखिया को घेरने के लिए पंचायत का मुखिया पहुंच गया। और सच्ची बात यह है कि पंचायत के जो प्रतिनिधि वहां पहुंचे हुए थे, उनको पटना के अंदर बहुत ही मुस्तैदी के साथ दरोगा राय पथ में कैद कर लिया गया। दोनों ही सिरे पर काफ़ी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती थी और हम लोग दरोगा राय पथ से बाहर भी नहीं निकल पाए। वहीं से हमारे प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश राय जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एक टीम जो है राज्यपाल को जाके अपना प्रतिवेदन समर्पित किया, लेकिन हम लोगों को विधानसभा और राज्य भवन तक पहुंचने नहीं दिया गया। तो इस पर तो विचार करना चाहिए सूबे बिहार के मुख्यमंत्री को कि आज कौन सी परिस्थिति बन गई कि जिस बिहार में हर पंचायत, हर गांव, हर मोहल्ले में उनकी पहचान और पैठ होती थी, जिनके ऊपर बिहार को जंगल राज से निकाल के सुशासन में प्रवेश करवाने का एक बहुत बड़ा तगमा जिसको पूरे विश्व लेवल पर मिला था और गुड गवर्नेंस का, उन्हीं की सरकार आज इस तरह से काम कर रही है कि जन आकांक्षाओं को लेकर उनके दरवाजे तक पहुंचने में भी अब लोगों को परेशानी होने लगी है और उनको पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ रहा है। लोग अपनी बात उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मुख्य तौर से मनरेगा के कार्य से आप क्षुब्ध हैं, सुरक्षा को लेके हैं, फिर आपको जो प्रक्रिया के साथ नियोजन प्रक्रिया से जो छेड़छाड़ किया गया उस पर हैं, पंचायत में वापस करने की बात कर रहे हैं मनरेगा के भुगतान को, ये है क्या? देखिए, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पंचायती राज व्यवस्था में जो चीज़ें चल रही थी और जो अधिकार मुखिया को होना चाहिए था, जो पंचायती राज अधिनियम 2006 भी कह रहा है और उससे पूर्व जो संविधान में वर्णित चीज़ें हैं, उन 29 मामलों में भी मुखिया के हाथों को बांध दिया गया है। उसका अधिकार जो है, उस अधिकार को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है और कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी इस पर हावी होते चली जा रही है। मैं समझता हूं कि ये सरकार की योजनाबद्ध तरीके से सबसे नीचे के सरकार और सबसे बड़े सदन, जिसको हम लोग ग्राम सभा कहते हैं, ग्राम सभा को कमज़ोर करने की साजिश। हम लोग जो योजना बनाते हैं तो पंचायत के अंदर जितनी सारी योजनाएं बननी है सब ग्राम सभा से पास होगा। हम तो ग्राम सभा के संरक्षक होते हैं, मुखिया कोई चीज़ है नहीं। हमारा कार्यकारिणी ग्राम सभा के प्रति जिम्मेवार होता है। हम सारी योजनाओं को वार्ड सभा के माध्यम से लेते हैं और वार्ड सभा के बाद ग्राम सभा में उस योजना को पास करवाया जाता है। तो जब अधिनियम यह कहता है कि ग्राम सभा जो योजना पास करती है उसी योजना को पंचायत को लागू करना है, तो हर पंचायत का भौगोलिक दशा अलग है, सामाजिक दशा अलग है, तो हर ग्राम पंचायत की अपनी अपनी व्यवस्था और समस्याएं हैं। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन इसके इम्प्लीमेशन में जब हम जाते हैं तो हमारे ऊपर फोर्स मेजर्स काम करता है और पदाधिकारी सचिव का लेटर और बड़े बड़े पदाधिकारियों का लेटर दिखा के उस योजनाओं को समाप्त करते हैं और बीच में एक नई योजना को लेके आते हैं, जिससे हमारा जो मॉडल है, जो पंचायत के विकास के लिए हमने योजना बनाई है, वो प्रभावित होता है। तो हमारा आग्रह प्रदेश से है, हमारे मुख्यमंत्री जी से है, हमारे मंत्री जी से है और प्रधान सचिव जी से है कि ग्राम सभा से लिए गए योजनाओं को कार्यान्वित करने में ही ग्राम प्रधान को वो मदद करें। इसी मॉडल के साथ पंचायत का विकास होता है। अभी पिछले सत्र में आपने 7 निश्चय का नाम सुना, जिसमें वो हर घर
नल का जल पहुंचाना था और हर गली को पक्काकरण होना था और उसके साथ साथ नाली की व्यवस्था होनी थी। तो अभी बिहार सरकार के दिमाग में शायद यह रिपोर्टिंग चल रहा है कि हर गांव हर पंचायत का सभी गली का निर्माण हो चुका, सभी नालों का निर्माण हो चुका और हर घर में जल पहुंच चुका है। चूँकि इस बार जो हमारा मॉडल आया है, ये कागजों पे तो हो सकता है फिर, कागज पर मैं पूरी तरह से नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें अभी काफ़ी काम होना बाकी है। हम पुनः आपके माध्यम से आग्रह करेंगे अपने मुख्यमंत्री जी से कि आप निश्चित रूप से इसका संज्ञान लें, इसकी मॉनिटरिंग करें और आप देखें तो आपको स्पष्ट नज़र आएगा कि इस क्षेत्र में एक बड़ा काम होना बाकी है। और हम लोगों को जो काम करना है सर, फिफ्थ फाइनेंस जो केंद्र सरकार का है, उसमें एकदम स्पष्ट वर्णित टाइट अनटाइट में बांट दिया गया चीज़ों को। अब उसको देखने से हमको ये लगता है कि सरकार के नज़र में गांव को अब शहर के रूप में विकसित करने की योजना चल रही है, जबकि गांव अभी अपनी मूल समस्याओं से ही जूझ रहा है। तो उसको थोड़ा ठीक करना चाहिए, टाइट अनटाइट के बंधन से ग्राम सभा को मुक्त करना चाहिए और उसको ये स्वायत्तता होनी चाहिए कि उस मद को ग्राम पंचायत अपनी योजना बनाकर अपने हिसाब से खर्च कर सके। सिक्स फाइनेंस में ये आज़ादी है, सिक्स फाइनेंस में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। जिस प्रकार से ग्राम सभा अपनी योजना लेगा उस हिसाब से उसको आप कार्यान्वित कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी उसको भी 3 पार्टों में बांट दिया गया है, सामान्य, विशेष और अति विशेष में। तो इन चीज़ों में भी थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। मनरेगा की बात जहाँ तक है, तो मनरेगा में हमारा जो क्षेत्र है सर, अभी आपने देखा कि मोकामा प्रखंड के अंदर 15 पंचायत हैं और इसकी जो भौगोलिक दशा है, तो इस भौगोलिक दशा में हमारा जो दक्षिण का पार्ट, चूँकि ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ प्रखंड है, तो इसमें हमारा दक्षिण तरफ जो है वो टाल का एरिया होता है और टाल ब्लैक कॉटन सॉइल का है, जिस मिट्टी को हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास बच जाता है कि गंगा का जो सिल्ट है उस मिट्टी को हम लोग भराई के काम में यूज़ करें, लेकिन मनरेगा जो प्रोविज़न दिया है, आप केवल 10% मिट्टी ही किसी योजना में कैरेजिंग से ले जा सकते हैं। इसके लिए हमने डीडीसी साहब से भी 2-3 मुलाकात की, पूरा शिष्टमंडल लेके, कि इसमें थोड़ा सा ढील दिया जाए, चूँकि हमारा पंचायत गंगा नदी से 2 किलोमीटर पड़ता है जहाँ से हम मिट्टी लेके आएंगे और हेड लोड से वो काम नहीं हो पाएगा। तो ये हमने लिखित भी आवेदन वहाँ दिया था, उनसे आग्रह मौखिक रूप से भी किया था कि थोड़ा सा इसमें ढील दिया जाए ताकि मनरेगा का जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग पूरा कर सकें। और जब तक मनरेगा का काम, मिट्टी का काम पंचायत में नहीं होगा तो पंचायत का समग्र विकास नहीं हो पाएगा। तो हम आपके माध्यम से पुनः अपने पदाधिकारियों से आग्रह करना चाहेंगे कि मनरेगा में कैरेजिंग में थोड़ा ढील दिया जाए और ख़ास तौर पर ऐसे प्रखंडों में जहां मिट्टी की समस्या हो। तो मोकामा प्रखंड उसी प्रकार के एक प्रखंड में आता है जहां मिट्टी की बड़ी समस्या है और वो गंगा के सिल्ट से ही पूरा हो सकता है। दूसरा समस्या है कि यहाँ बड़े पैमाने पर 3 बड़े काम हो रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, 2 मेगा ब्रिज बन रहा है, एक मुख्यमंत्री जी का मॉडल गंगा उद्भव योजना का काम चल रहा है। तो यहाँ बड़े पैमाने पर गंगा नदी का जो उपजाऊ भूभाग है उससे मिट्टी कटाई की अवैध, मैं तो ये कहूँगा कि अवैध तरीके से मिट्टी कटाई का काम हो रहा है। हमने लगातार पिछले 2 महीने में इसके लिए काफ़ी प्रयास किया और प्रधान सचिव से लेके एनजीटी तक को हमने पत्र लिखा है कि यहाँ जो है बड़े पैमाने पर राजस्व की भी क्षति हो रही है और गलत तरीके से मिट्टी का खनन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पास जैव विविधता प्रबंधन समिति के नाम से, हाथीदह बुजुर्ग के नाम से सारे पत्रों को हमने रजिस्ट्री के माध्यम से दिया है और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका एक बड़ा दुष्प्रभाव आपको आने वाले दिनों में दिखेगा कि गंगा का ये जो उपजाऊ भूभाग है, इसका मिट्टी कट जाने से यहाँ के दर्जनों पंचायत जो हैं वो गंगा के कटाव क्षेत्र में आ सकते हैं। हमने इस बात का भी जिक्र किया है पत्र में और हमने इसकी लिपि जिलाधिकारी पटना, प्रतिलिपि अनुमंडलाधिकारी बाढ़, परियोजना प्रबंधक एफकॉन, परियोजना प्रबंधक बेलस्कॉन, अंचलाधिकारी मोकामा, खनन एवं भूतत्व विभाग बिहार सरकार, खनन कार्यालय पटना जिला, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नई दिल्ली,
बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इतने लोगों को हमने और इतने विभाग को हमने चिट्ठी के माध्यम से और 2-3 पत्र, ऐसा नहीं है कि एक पत्र लिख के हमने अपनी जिम्मेवारी को पूरा समझ लिया, लेकिन इस पर कोई अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसकी जरूरत है जी बिल्कुल ज़रूरत है, और मैं चुप नहीं बैठने जा रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से भी इन पदाधिकारियों को बता देना चाहता हूँ कि अगले गुरुवार को हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जा रहे हैं। उसकी पूरी तैयारी हो गई है। माननीय न्यायालय में हम आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि इसको अपने संज्ञान में ले और अविलंब इस अवैध कटाई को बंद करवाएं। तो अभी आप सुन रहे थे शशि शंकर शर्मा जी को, जो मुखिया हैं हाथीदा बुजुर्ग के, और उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से सारे सवालात का जवाब दिए हैं। कौन कौन सी योजनाएं कैसे पहुंची हैं, किस में समस्या है, टाइड एंड डाइट का मामला क्या है, कैसे कटौती की गई है जिसे ये वापस चाहते हैं, ये सारे चीज़ों पे चर्चा भी हमसे कर रहे थे, अपनी समस्याओं को बता रहे थे। हम भी अपनी की समस्याओं को आग्रह भी हमारे माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री कर रहे थे। हम भी चाह रहे थे कि इस ढंग की जो बातें हो रही है, जो समस्याएँ सामने आ रही है, भौगोलिक स्थिति पे हर जगह का अलग अलग समस्या है, यहाँ की जो समस्या है वो हमें इन्होंने बताया है और हम अपने माध्यम से ऊपर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो बातें हो रही है, जो कटाव की मामला गंगा किनारे होने का जो दिख रहा है, उस पर यदि सरकार का जो नहीं दिखता है तो ये बृहस्पतिवार के बाद जो है ये हाईकोर्ट भी जाने को कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट में भी जाके रहेंगे, ये मामला को रोकेंगे नहीं, हर हालत में इस पर कार्य करेंगे और बेहतर विकास के लिए जो हो सकेगा इस पूरे पंचायत के लिए ये आगे बढ़ के काम करेंगे। आप देखा नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।